साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी का ये हमारा रहने वाला है जो है आपका पार्ट 1 या फिर आप कह सकते हैं क्लास 1, जिसमें आज हम समझेंगे लैंग्वेज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके साथ ही लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या चीज़ें होती हैं। हिंदी पेडागोजी में भी हमने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की एक वीडियो कंप्लीट कर ली है। आगे जैसे जैसे क्लासेस होंगी तो आपको उस पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। और इसके साथ ही और भी कई वीडियो जैसे कि सीडीपी की मैराथन क्लासेस सीटेट के लिए, वो ऑलरेडी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पेडागोजी का ये आपकी पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे क्या होता है। और इन सब में जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बनाते हुए चलेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सीटेट जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे होने वाला एग्ज़ाम है, अगर उसमें आपके इंग्लिश और हिंदी जो कि अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, तो अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्ड बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। और पेडागोजी में कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं और कुछ आपको जो है पढ़कर इसमें आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही उसमें जो बेल आइकन है उस बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि और भी अगर आप कोई अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बीएड अगर आप कर रहे हैं, तो भी हमारा चैनल आपके लिए उतना ही यूज़फुल होगा। ठीक, इसके साथ ही यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपको पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। जितनी भी चीज़ों को आप समझते हैं, देखते हैं, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन के साथ कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हम यहाँ फोकस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब हम बात करते हैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो लैंग्वेज जो है वो आपके लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है। लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लिंगुआ, लिंगुआ, ठीक है, लैटिन वर्ड। सो लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन्स टंग और स्पीच, मतलब जो चीज़ हम बोलते हैं वही आपका क्या है, लैंग्वेज है। इसी लैंग्वेज के साथ एक और आता है जिसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। अभी जो ये लैंग्वेज है हमने इसको सिर्फ समझा, लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम होता है ना, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो उसी लैंग्वेज को जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, और किसके, क्योंकि लैंग्वेज तो सबके होते हैं भाई, एनिमल्स के भी होते हैं, सबके लैंग्वेजेस अलग अलग होते हैं। तो ह्यूमन के लैंग्वेज को जब हम सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज लिंग्विस्टिक्स। क्लियर। अब देखिए, अब लैंग्वेज एंड इट्स फैमिलीज़ का भी ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में भी यही रहेगा, इंग्लिश में भी एज इट इज़। देखिए, जब हम इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं तो ये अलग अलग के तौर पे आप मत पढ़िए कि आपने इसको तो इंग्लिश में पढ़ा है तो हिंदी में ये चीज़ देखने को ही नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप लाइफ में अच्छा करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंग्वेज जो है, हिंदी में आप ऐसे ही भाषा और भाषा परिवार के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं, सेम है, सिर्फ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का अंतर है। तो ये फ़ायदा पेडागोजी में आपको मिलेगा ही मिलेगा निश्चित तौर पे कि अगर इंग्लिश में पढ़े हैं तो वो हिंदी में काम आएगा, हिंदी का इंग्लिश में काम आएगा। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वन्स आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग। यही तो होता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के अगर आपको टाइप्स पूछता है तो टाइप्स कितने होते हैं लैंग्वेज के भाई, तो लैंग्वेज के आपके बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक आपका ओरल लैंग्वेज होता है, एक आपका कौन सा होता है, ओरल लैंग्वेज, एक आपका होता है रिटन लैंग्वेज, और एक आपका होता है साइन लैंग्वेज। पता है ये आप लोगों को। ओरल जो कि हम जो है नॉर्मली जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, रिटन जो कि अगर मैं लिख रही हूँ, और सांकेतिक जैसे कि हम सिर्फ एक्सप्रेशंस के थ्रू बात करते हैं, जैसे हाथ की एक्सप्रेशन या आँखों का, तो ये आपके सांकेतिक भाषा है, मेनली साइन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं। क्लियर, ये टाइप्स है। तो ये इजी है, बेसिक से आपने पढ़ा है, इसलिए मैंने इसमें उसको इंक्लूड नहीं किया, बट फिर भी बता दिया। अब लैंग्वेज फैमिलीज़ की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो बेसिक यहाँ पर जो है 5 जो है
इनकी लैंग्वेज फैमिलीज़ की बात की जाती है, जिसको हम भाषा परिवार के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला है इंडो यूरोपियन, जिसको हिंदी में हम भारोपीय भाषा कहते हैं। इंडो दैट मीन्स इंडिया, भारत और यूरोप की, तो मिलाकर के भारोपीय भाषा परिवार हो जाता है। इंडो यूरोपियन के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये दोनों इसमें आती हैं। इसके अलावा गुजराती हो गया, ये लैंग्वेजेस इनके अंदर आती हैं। किसके अंदर? इंडो यूरोपियन, भारतीय और यूरोप, जिसको मिलाकर भारोपीय भाषा परिवार बन रहा है, इंडो यूरोपियन। सो द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द इंडो यूरोपियन इज हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। क्लियर? तो मेन हमको मतलब है हिंदी और इंग्लिश से, क्योंकि ये हमारे कंटेंट का पार्ट है। नेक्स्ट इज योर द्रविडियन। द्रविडियन लैंग्वेज की अगर हम बात करें, द्रविड़ भाषा परिवार, यहाँ पे जितने आपके दक्षिण भारत के जो लैंग्वेजेस हैं ना, वो आते हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक। तिब्बतो बर्मन, तिब्बतो मतलब तिब्बत, और जो बर्मा वाला इलाका है वो इलाके से। ऑस्ट्रो एशियाटिक, कुछ ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट और कुछ एशिया के मिले जुले। अंडमानीज जो है वो आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड पे बोले जाने वाली भाषा है। तो मेजर कुछ इस प्रकार से 5 से 6 जो है प्रमुख भाषा परिवार पूरे विश्व में पाए जाते हैं। तो हमारी हिंदी कहाँ पे है? तो हिंदी हमारी इंडो यूरोपियन में पाई जाती है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, कई बार पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। अब वो क्या है? अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको एलिमिनेट करना है। तो ज़रूरी है कि जितने पॉइंट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इंक्लूड करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप उसमें अपने 4 ऑप्शंस में से उसको हटा पाएंगे जो गलत ऑप्शन होगा। सबसे पहला है कि लैंग्वेज जो है, ये याद रखा करिए कि लैंग्वेज इंक्लूसिव है। क्या है भाई? इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूसिव है, ये सबको मिला लेता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें लैटिन भाषा के भी शब्द आते हैं, ग्रीक के भी शब्द आते हैं, सबके शब्दों को ले लेते हैं। ठीक। तो इंक्लूसिव है, तो लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो एक इंक्लूसिव प्रक्रिया होती है, ये भी आपको पता है। अब जो लैंग्वेज होता है ना, ये लैंग्वेज सोशल होता है। क्या होता है? सामाजिक होता है, सबसे पहली चीज़। सेकंड है लैंग्वेज इज़ आर्बिट्री। अब ये आर्बिट्री का क्या मतलब होता है? क्योंकि काफ़ी बार दे देता है बट हमको तो समझ में नहीं आता है। तो आर्बिट्री का मतलब होता है, जैसे अगर मैं इंग्लिश के किसी वर्ड की बात करूँ, किसी शब्द की बात करूँ, और इस शब्द के और उसके जो मीनिंग है, जो उसका मतलब निकलता है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक। मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई भी वर्ड, मान लीजिए मैं बोलती हूँ कैट, कैट का मतलब है बिल्ली, ये नॉर्मल है। तो जो हिंदी में जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसका इंग्लिश वाले वर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। वो समझने के लिए, मतलब कि जो शब्द होता है उस शब्द का उसके अर्थ से कोई मतलब नहीं होता है, उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है। इसी कारण से लैंग्वेज आर्बिट्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक। नाम कुछ और होता है, उसका हिंदी मतलब कुछ और हो सकता है, इंग्लिश मतलब कुछ और हो सकता है, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब नहीं है। लैंग्वेज इज़ अ रूल गवर्न सिस्टम। तो ये तो सबको पता है कि लैंग्वेज क्या है, आपका रूल गवर्न सिस्टम है, ये नियमों के अकॉर्डिंग चलता है। लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्री है, सोशल है, दोनों याद रखिएगा। नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब है कि ये आपको हेरिडिटी में नहीं मिला हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि आप पेट में से सीख कर आते हैं कि भाई बोलना कैसे है। आप लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, बाद में उसको लर्न करते हैं। ऐसे नहीं मिलता है कि हेरिडिटी से है कि आपने सीखा नहीं और आपको सब आ जाएगा। दैट्स वाई लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव। लैंग्वेज जो है वो वोकल होता है, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है कि जब हम शुरुआत में होते हैं तो हम लोकल लैंग्वेजेस को ही पहले जो दूसरे के द्वारा बोली जा रही है ओरली तौर पे उसी को सीखते हैं। लैंग्वेज इज़ डायनामिक। लैंग्वेज हमेशा क्या होता है भाई? बदलती रहती है, डायनामिक होती है। कल के डेट में जो वर्ड को इंग्लिश में कुछ और बोला जाता है, आज आप देखेंगे कुछ और बोला जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में कभी कभी मतलब भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो ये आगे मतलब चलने वाली, कुछ वर्ड्स पहले हम बोलते थे अब उसकी जगह कुछ अच्छा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो डायनामिक है। लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लैंग्वेज भाषा होती है ना, वो क्रिएटिव होती है और प्रोडक्टिव होती है। ये करियर होता है सिविलाइजेशन और कल्चर का, मतलब जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है भाई? वो आपका लैंग्वेज कर रहा है। कौन कर रहा है?
लैंग्वेज कर रहा है। ठीक, इसके साथ ही लैंग्वेज को अगर हम सिंपल कहें कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और लैंग्वेज आपका सिंबॉलिक भी होता है, क्योंकि हम जितनी चीज़ों को करते हैं वो कहीं ना कहीं सिंबल का यूज़ करके ही तो करते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? डायनामिक है, सिंबॉलिक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज आपका कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लैंग्वेज क्या है? सिंपल है, क्या है? तो लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है। लैंग्वेज में सिंबल्स का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। 2 से 3 बार सिर्फ इन पॉइंट्स को बोलेंगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या क्या पढ़ा आपने। लैंग्वेज जो है वो क्या है? एक आपका सोशल होता है, सामाजिक होता है। लैंग्वेज आर्बिट्री होता है, नॉन इंस्टिंक्टिव होता है, इंस्टिंक्टिव नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है वर्ड और उसके अर्थों के मामले में। ठीक, और इसके बाद आपने क्या पढ़ा कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, लैंग्वेज में सिंबॉलिक होता है, डायनामिक होता है। ठीक, इतनी सारी सिविलाइजेशन और कल्चर का जो है ये कैरियर होता है। ठीक, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता है। लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, किसी भी लिपि में हम लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लर्नर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कि लैंग्वेज को क्या कई स्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम हिंदी में लिखते हैं तुम, तो अब इंग्लिश में तो यू लिखना चाहिए, लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तुम ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये कौन सी लिपि है? तो मतलब स्क्रिप्ट कोई भी हो सकती है लैंग्वेज की, जो हम बनाना चाहें। ठीक, अगर हो सकता है कि पहले अगर इंग्लिश को भी किसी ने ऐसे लिखा होता तो शायद इंग्लिश में हम यू की जगह यही लिख रहे होते, राइट। नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, इसी कारण से जो आपकी लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, उसके बीच में और जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है कि भाई लैंग्वेज ऐसा है तो स्क्रिप्ट ऐसी ही लिखी जाएगी, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं लिखी जा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ योर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज के 3 फॉर्म है, ओरल, रिटन एंड साइन लैंग्वेज। इसमें ध्यान देने वाली जो बात ये है कि जो रिटन लैंग्वेज है दैट इज़ मोर स्टेबल एंड क्रेडिबल। क्या है? ये अधिक स्टेबल है और अधिक क्रेडिबल है। ठीक, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब आते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन पे। देखिए ये आपकी जितनी भी क्लासेस इस प्लेलिस्ट के अंदर आएंगी, उन सारी क्लासेस को बहुत ध्यान से फोकस्ड होकर अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित ही आपके जो है 30 में, अगर मैं एक पेपर की बात करूं तो 15 मार्क्स का जो आपका पेडागोजी, 15 तो आपका पैसेज से या पोइट्री से होगा, तो जो 15 नंबर का है उसमें से 12 to 13 आप क्वेश्चंस, अगर आपने वीडियोस को देख लिया तो 12 to 13 क्वेश्चंस तो आप निश्चित ही सही करेंगे। इस चीज़ को तो मैं आपको बता दे रही हूँ। और अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया तो आप 15 में 15 भी सही कर सकते हैं। ठीक, बट वही है कि आप जिन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसको समझते हुए PYQ प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे मैं आपने आपको बताया कि इसमें ऊपर वाले में कहाँ से, जैसे लैंग्वेज इसका क्वेश्चन पूछा गया, नॉन इंस्ट्रक्टिव है वो, सोशल हो गया वो, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है। तो आप उस जगह पे ध्यान दीजिए और ध्यान देके उसको आगे पढ़ते जाइए। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से उसको समझा रही हूँ, क्योंकि जब आप एक बार समझ लेंगे तो दोबारा भी अगर आपको नहीं आता, आप देखेंगे तो आपको उससे कहीं बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। और यहाँ वही करना है एज अ टीचर जब आप आगे भी जाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि उनको ये नहीं देखना कि आप कितना रट सकते हैं, उनको ये देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ कैसे पा रहे हैं, तभी तो आप बच्चों को समझा पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? हिंदी में बोलें तो इनको हम भाषा अर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन। प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज। अब यहाँ पे बिल्कुल आँख खोल करके देखिए, और जहाँ तक मुझे दिखता है तो मैं उसको आपको बताती भी हूँ कहाँ आपको फोकस्ड होना है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम में, कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, अभी इसमें कुछ लोगों ने पढ़ लिया, अभी अगर मैं इस पे MCQ देती तो उसमें से 50% से ऊपर लोग गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी आपका दिमाग खुला ही नहीं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नेटिव तो ठीक है, सेकंड लैंग्वेज। अब कितने सारे लोग जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा उनके दिमाग में आएगा भाई सेकेंड लैंग्वेज को तो हम हमेशा लर्निंग करते हैं। आया कि नहीं आया? नहीं आया तो आना चाहिए कि जब भी हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं, ना कि एक्विजिट करते हैं, राइट। बट लैंग्वेज एक्विजिशन में यही चीज़ करेक्ट है, और CBSE ने खुद को इसी आंसर को करेक्ट भी माना है।
ठीक, अब यहाँ पे उन्होंने इसी जो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है एज इट इज़, यही क्वेश्चन दिया हुआ था और इसी ऑप्शन को करेक्ट माना है। ठीक, तो आप एज अकॉर्डिंग टू CBSE जो ऑफिशियल आंसर सीट है उसके अकॉर्डिंग ही जाइए और इस चीज़ को एकदम ध्यान से इसको समझिए। लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन क्या है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नेटिव, जो लोकल लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, नेटिव कहे, लोकल कहे, मदर टंग कहे, एक ही बात है। मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज और जो आपकी दूसरी भाषा है, ठीक, जो दूसरी भाषा है, बिकॉज ऑफ इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्यों? क्योंकि आपके जो ह्यूमन माइंड है, जो ह्यूमन ब्रेन है, उसके पास जो है जन्म के साथ ही एक अर्जित क्षमता है। अब यहीं एक और क्वेश्चन आता है कि किसने कहा है कि ह्यूमंस के पास इनेट टेंडेंसी होती है, इनेट कैपेसिटी होती है टू एक्वायर द लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, किसने कहा है? तो ये नन अदर देन हमारे चॉम्स्की जी ने कहा है। किसने कहा है भाई? चॉम्स्की ने कहा है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। ठीक, इसके साथ ही एक्विजिशन में कभी भी नेटिव और सेकंड लैंग्वेज आएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक, सेकंड लैंग्वेज क्यों कर पाते हैं? सेकंड लैंग्वेज इन द सेंस ये है कि नेटिव तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप बच्चे को दूसरे लैंग्वेज का भी इन्वॉल्वमेंट एज इट इज़ प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चा उसको भी लर्न नहीं बल्कि एक्विजिट करेगा, उसको भी अर्जित करेगा। मतलब कि जैसे अगर हिंदी उसकी लक्ष्य भाषा है, ठीक, इंग्लिश मान लेते हैं कि इंग्लिश उसकी लक्ष्य भाषा है और हमने बच्चे को बचपन से ही इंग्लिश के ही माहौल में रखा है, इंग्लिश ही बता रहे हैं हिंदी के साथ साथ, तो वो उसको भी सीख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक, ये एक सब कॉन्शियस प्रोसेस होता है। क्या होता है? सब कॉन्शियस, या फिर आप कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस प्रोसेस होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि बच्चे को यहाँ पे बहुत डेलिब्रेट एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अवचेतन या अचेतन रूप से ही वो लोगों को सुनता है कि पापा ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, भैया ने क्या बोला, और उस चीज़ को वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने अंदर एक्वायर करके वो भी इमिटेट करते बोलते बोलते सीख जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, सहज प्रक्रिया है। इससे इम्प्लिसिट नॉलेज होता है। इम्प्लिसिट नॉलेज मतलब कि जो नॉलेज उससे बच्चे को मिलती है वो इम्प्लिसिट नेचर की होती है। क्लियर? और ये मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर जो है बल देता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इसमें मेन यही है कि जो लर्नर है, जो छोटा बच्चा है, वो खुद को क्या कर पाए, वो कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा पाए। मेन रोल किसका होता है? इन्वायरमेंट का। जैसा कि मैंने बताया, अगर इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया तो बच्चा सेकेंड लैंग्वेज भी सीख लेगा अपनी मदर टंग के साथ साथ। और इसका संबंध जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है उसका सीधे सीधे संबंध किससे होता है? एमटी से। किससे होता है? एमटी से, मदर टंग से। इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? मातृभाषा के सीखने से होता है। अक्सर इसका संबंध इससे ही होता है। अब नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज लर्निंग। हम जब भी बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की तो ये एक्विजिशन का ठीक अपोजिट होता है। ये कॉन्शियसली होता है, चेतन स्तर पे होता है, ध्यान देने पर होता है। ऐसे बिना ध्यान दिए, बिना कंसंट्रेट हुए बच्चा लैंग्वेज की लर्निंग नहीं कर सकता। एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स, इसके साथ ही उसको एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं, हार्डवर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। लैंग्वेज इज़ लर्नड इन सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक क्यों है? यही सिस्टमैटिक से आपको याद रखना है कि ये फॉर्मल कंडीशंस में होता है। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में बैठता है, प्रॉपर टाइम टेबल है, तो फॉर्मल कंडीशन में की हुई लर्निंग क्या है? लैंग्वेज लर्निंग है। और इनफॉर्मल में होगा तो लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। एक पॉइंट ये भी है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज एन इंक्लूसिव प्रोसेस। मैंने बता दिया है कि जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो एक इंक्लूसिव प्रोसेस होता है। इसमें एफर्ट्स की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन का संबंध हमेशा से मदर टंग के साथ होता है या लोकल लैंग्वेज के साथ होता है, वैसे ही इसका संबंध किससे होगा? टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज से होगा। इसमें हमेशा जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है? एक्टिव लर्निंग होती है। तो अगर क्यों एक्टिव होती है? क्योंकि बच्चा बहुत अपने दिमाग को चेतन कॉन्शियसली सुन रहा है बातों को, और वहाँ क्या है, इनडायरेक्टली सुन रहा था। तो वहाँ जो लर्निंग होगी वो पैसिव होगी, यहाँ जो लर्निंग होगी वो एक्टिव होगी। क्लियर हो रहा है?
यहाँ पे रूल्स, बुक्स, ग्रामर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ नहीं है ग्रामर की ज़रूरत। ये बहुत सारे, जैसे वहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर परिवेश अच्छा नहीं मिला बच्चे को, कॉन्टेक्स्ट रिच इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो हो सकता है कि उसके लैंग्वेज का प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो। बट जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर ही नहीं, बल्कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के अलावा भी और भी कई फैक्टर्स होते हैं, उसके इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कई फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं बच्चे को। क्लियर? अब कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे स्किनर का मानना है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो दो चीज़ों के साथ मिलकर होती है। अगर हमें लैंग्वेज को लर्न कराना है, पहला तो इमिटेशन, बच्चा कॉपी करता है, और जब वो कॉपी किया ना, अच्छा कॉपी किया, आपने रेनफोर्स कर दिया, तो वो उसने सीख गया, समझिए, क्योंकि दोबारा उस चीज़ को करने के लिए उसको क्या मिल गया है, एक तरीके से उसको रिवॉर्ड मिल गया है। और इमिटेट किया, वहीं आपने अगर पनिश कर दिया कि नहीं करना, आपने डांट दिया, तो बच्चा वो बिहेवियर को वहीं पर छोड़ देगा। अब ये रेनफोर्समेंट कभी भी नाम आए कि भाई रेनफोर्समेंट किससे संबंधित है, ये किसने इसका ज़्यादा यूज़ किया है, तो वो स्किनर है। क्लियर? ग्रामर का यूज़ हमेशा कॉन्टेक्स्ट में करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा भी कि ग्रामर का यूज़ बेस्ट कब है, तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ करना है, चाहे आप जितने टैग वर्ड्स को पढ़िए, बट ग्रामर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट। अब ये चाहे हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में रहे, कोई डिफरेंस इसमें है ही नहीं, एज इट इज़ आपको यही देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम डिफरेंस के बीच में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मध्य क्या अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पे कई सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला है कि ये सब कॉन्शियस प्रोसेस है, ये कॉन्शियस और डेलिब्रेट प्रोसेस है, ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सारा। अब डिफरेंस क्या है कि आप खुद से भी बना सकते हैं, कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें लिखी हुई हैं। सब कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है, इसमें भाई हमें ज़्यादा एफर्ट्स की और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सब कॉन्शियसली तो सीख रहे हैं, बट इसको तो कॉन्शियसली सीख रहे हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो एफर्ट्स और प्रैक्टिस होगा। इसमें मेन रोल इन्वायरमेंट का है, बट इसमें इन्वायरमेंट के अलावा भी कई फैक्टर्स इंक्लूड हैं। इसमें बुक्स, रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, ग्रामर की कोई स्पेस नहीं है, बट लैंग्वेज लर्निंग में भाई ग्रामर, बुक्स, इन सभी लोगों की ज़रूरत हमें है। क्लियर? मदर टंग, इसका संबंध मेनली मदर टंग से होता है या फिर नेटिव लैंग्वेज से, और इसका संबंध इसमें किससे इसका संबंध होगा, तो इसमें जो है संबंध होगा आपके सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज से। इसमें जो लर्निंग होगी वो कैसी लर्निंग होगी, पैसिव लर्निंग होगी, क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियसली सीख रहा है, सबकॉन्शियसली सीख रहा है, बट इसमें जो लर्निंग होगी वो एक्टिव लर्निंग होगी। इसकी नॉलेज इम्प्लिसिट होगी, तो इसकी नॉलेज कैसी हो जाएगी, एक्सप्लिसिट। कैसी हो जाएगी, एक्सप्लिसिट होगी। इसमें नेटिव और सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और इसमें टारगेट लैंग्वेज की हम बात करते हैं। ठीक? अब स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कभी कभी हमसे पूछता है कि भाई बच्चा जो है वो बलबला रहा है, या फिर कूइंग करना, बैबलिंग क्या है, कूइंग क्या है, क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं इस पोर्शन से भी, तो यहीं पे इसको क्लियर कर लेते हैं हम कि ये जो है 5 स्टेजेस माने जाते हैं। एक है प्री टॉकिंग, बैबलिंग, होलोफ्रेसिटिक, टू वर्ड्स और टेलीग्राफिक। क्लियर? इसको ना हो तो एक जगह कहीं लिख लीजिए। प्री टॉकिंग, इसको हम कूइंग कहते हैं। इस एज में बच्चा जन्म से लेकर 6 हफ्ते तक रहता है, और इसके साथ ही इसमें रोता है बच्चा। क्या करता है, कूइंग। कूइंग का मतलब होता है रोना, ठीक है। इसमें क्राइंग स्टेज होती है बच्चे की, ठीक है, कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे इस टाइप से। बैबलिंग, बैबलिंग मतलब सिंगल सलाइबल, कोई एकाक शब्द बच्चा जो है बोल पा रहा है। ये बच्चा 6 हफ्ते से 6 महीने तक के बच्चे ऐसा करते हैं कि बस कुछ मा, चा, फा, मतलब सिर्फ एक सिंगल सलाइबल का वर्ड वो बोल पाते हैं। होलोफ्रेसिटिक या वन वर्ड, एज भी पूछता है, होलोफ्रेसिटिक या फिर वन वर्ड स्टेज। अब यहाँ पे बच्चा पूरा एक शब्द बोल लेगा, पा, पा, चा, चा, मा, मा, इस तरीके से। तो 1 साल के बच्चे ऐसा कर लेते हैं। 2 शब्द बच्चा कब बोल पाएगा, जब वो 18 से 24 महीने का होगा, तब बच्चा बोल पाएगा। और टेलीग्राफिक का मतलब अब वो एक पूरा सेंटेंस बोल पा रहा है, तो 2 साल के ऊपर के बच्चे ऐसा बोल पाते हैं। इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन नहीं, कुछ चीज़ें एकदम फैक्ट पे होंगी जो आपको याद ही करनी है, जैसे कि ये। अब इसमें थोड़ा बहुत आप याद रख सकते, जैसे बैबलिंग है, बैबलिंग बहुत बार पूछता, तो आप याद रख सकते हैं बैबलिंग का मतलब है बलबलाना। तो इसका संबंध किससे, सिंगल सलाइबल से इसका संबंध है। 6 महीने के बच्चे ऐसा करते हैं। कूइंग के स्टेज है, तो एकदम शुरुआत में बच्चा कूइंग करेगा, ठीक है, कूइंग करेगा, फिर सिंगल सलाइबल, फिर 1 शब्द आएंगे, 2 शब्द आएंगे, फिर वो धीरे धीरे एक सेंटेंस को बनाना सीख जाएगा। क्लियर?
अब कुछ थियरीज़ को देखते हैं। थियरीज़ को देखेंगे नहीं, मतलब बेसिक कभी कभी पूछता है कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है भाई, बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है, इस चीज़ को। तो देखिए, जब भी बिहेवियरिज्म की बात करें ना, तो बिहेवियरिज्म मतलब कि जो व्यवहारवादी होते हैं, क्या है, व्यवहारवादी, जो फोकस करते हैं। व्यवहारवादी में पैवलव को पढ़ा है आपने, स्किनर को पढ़ा है, थॉर्नडाइक, ये लोग बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको कहते हैं हम, जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। किसको कहते हैं, जेबी वॉटसन को कहते हैं फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब ये लोग किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये लोग फोकस करते हैं रेनफोर्समेंट के ऊपर, पुनर्बलन के ऊपर, ड्रिलिंग के ऊपर, स्टिमुलस, रिपीटेशन, हैबिट फॉर्मेशन। जो लोग इस चीज़ के ऊपर बल देते हैं वो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी देता है कि रेनफोर्समेंट जो है क्वेश्चन में, तो ये किस उससे बिलोंग करेगा, तो बिहेवियरिस्टिक सोच है ये बिहेवियरिज्म। इसके साथ ही एक इन्नेटनेस। इन्नेटनेस मतलब जो मानते हैं कि इन्नेट कैपेसिटी होती है, जन्मजात, जन्म के साथ अर्जित चीज़ें हैं। तो ये तो नन अदर देन हमारे चॉम्स्की जी हैं। चॉम्स्की जब भी आए 3 चीज़ याद रखना है, LAD, UG और GG। LAD क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि भाषा अर्जन यंत्र, कभी कभी तो फुल फॉर्म भी दे देता है। चॉम्स्की का हमने पहले भी थियरी कराई हुई है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, अदरवाइज फिर से हम कराएंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कभी कभी तो डायरेक्ट फुल फॉर्म दे देगा कि कौन सा इसमें से सही है वो बताइए, भाषा अर्जन यंत्र। इसके साथ यूनिवर्सल ग्रामर, की हर बच्चे के पास अपनी एक ग्रामर होती जो उसको लगता है कि नहीं ये सही सेंटेंस है। तो ये इन्नेटनेस जो है ये किसके साथ संबंधित है, कि जो हमारे जन्म के साथ होने वाली क्षमता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, कि बच्चा जो है जितनी भी चीज़ों को बनाएगा ना, वो चीज़ें को वो कंस्ट्रक्ट करेगा, खुद से ही बना करके सोचेगा, करेगा। फिर एक लोग हैं कॉग्निटिविस्ट। कॉग्निटिविस्ट मतलब संज्ञानात्मक विचारधारा वाले, कि भाई बच्चे का संज्ञान बहुत ज़रूरी है उसके खुद का डेवलपमेंट होने के लिए। अब इसमें प्याजे जी और वाइगोस्की जी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये लोग आ जाते हैं। क्लियर। तो ये जो है आपके आज का पूरा टॉपिक था, जिसमें हमने लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज फैमिली क्या है, और लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। और एक बार फिर से कि यहाँ पे रटने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करिएगा आप लोग शुरुआत से ही, ठीक है। चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने एकदम टू द पॉइंट लिखा है, क्योंकि बहुत सारे आपको दिखेंगे चैनल, तो वैसे बहुत सारे हैं जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट भी अवेलेबल हैं। बट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, आप जितना शॉर्ट में बच्चे को समझा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं फालतू मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना आप लोगों को। तो एकदम टू द पॉइंट उन चीज़ों को समझते चलिए और बहुत फोकस होके। और अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है इसमें कि नहीं ये पॉइंट क्या कहता है, कुछ भी, तो बिना किसी सोच के, बिना किसी उसके कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिख दीजिएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसको दोबारा से। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें भी, तो उसमें मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी, या तो कमेंट में ही अगर होगा तो वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई भी डाउट वाउट अगर रह गया हो। और वीडियो अभी तक देख रहे हैं, पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो राजर्षि क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर।